students, how are you? I hope you all are fit and fine. So हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर कर लिया था और ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट, व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल्स, सेकंड, टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूकैरियोटिक्स का मीन्स क्या होता है। यूकैरियोटिक्स का मीन्स मीन्स होता है वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। सो इट मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल है सेल ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स सिंपल नहीं होता है, ये कुछ डिफरेंट होता है इसमें। और इसका एग्जांपल्स दिया हुआ है, टाइप्स। ये एग्जांपल्स हैं, टाइप्स आप नहीं देखिए, एग्जांपल्स हैं। प्लांट, फंगस, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, ये सब टाइप्स हैं इसके। यह एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम। सो आपको ये याद कर लेना है। ये कैप्सूल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा कैप्सूल का होता है। सेल वॉल, द अपर आउटर लेयर ऑफ द सेल, ये सबसे बाहर लेयर है सेल का। ये एक बैक्टीरिया का सेल है और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स होता है। ये पिलर्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको किसी भी फूड से अटैच होने में हेल्प करते हैं ताकि ये उस फूड को इनगल्फ कर सकें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेकंड मेम्ब्रेन होता है किसी भी सेल का। नहीं, किसी भी सेल का नहीं, मीन्स एनिमल सेल का फर्स्ट सेल होता है, बट प्लांट सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेकंड लेयर होता है। प्लास्मिड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैगेला एक इसका टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको लोकोमोशन या फिर मोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। न्यूक्लियोइड इसमें पता है आपको किसको कहते हैं? न्यूक्लियोइड उसे कहते हैं मीन्स जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड में बस डीएनए प्रेजेंट होता है। ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये डीएनए है। राइबोसोम्स का काम है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स। ये था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं एनिमल सेल्स पे। एनिमल सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया सेल्स एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, वैसे ही एनिमल सेल्स एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है। आप देख सकते हो एनिमल सेल्स में कितना सारा चीज़ है। सेंट्रोसोम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गोल्गी एपरेटस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बता दूंगा आपको। सेक्रेटरी, वेसिकल्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस पोर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, इसलिए इसको कहा गया है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आप इसका न्यूक्लियस देख सकते हो, इसके पास कितना सारा चीज़ है। इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस पोर भी है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियर इनवलप भी है। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर 2 मेम्ब्रेन है। सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेकेंड मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ आप देख सकते हो बैक्टीरिया सेल में ज़्यादा कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, बस कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि पिलर्स, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स, ये कुछ एक्सेप्शन है। ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, बट सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने बोला ये कुछ एक्सेप्शन है। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स, ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे लिया गया है एग्जांपल एनिमल सेल्स का, और यहाँ पे बैक्टीरिया सेल्स का। सो मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस होता है इनमें कि इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। सेकेंड, इनमें ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ज़्यादा थिंग्स प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कैप्सूल, फ्लैगेला, ये सभी कुछ चीज़ होते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ होती है जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी वेसिकल्स, साइटोप्लाज्म, वेसिकल्स, ऐसे बहुत सारे। सो अभी हम लोग आ जाते हैं आप प्लांट सेल पे। प्लांट सेल, इट इज़ ऑल्सो यूकैरियोटिक सेल्स। सो ये आपको पता ही होगा कि ये भी एक पार्ट है यूकैरियोटिक सेल्स का।
It can be distinguished from animal cells in having vacuoles, plastid cell walls. It means ये कहना चाह रहा है कि प्लांट सेल है एनिमल सेल से डिफरेंस कुछ चीज़ में होते हैं और वो है वैक्यूल प्लास्टिड सेल वॉल, क्योंकि ना ही वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ना ही प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और ना ही सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ ये एक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। सेल वॉल है, ये आपको ज़रूरी नहीं है। गोल्गी apparatus, ये भी ज़रूरी नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल मीन्स वैक्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, बट ये न्यूक्लियस ये साइड में प्रेजेंट है। बट एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये वैक्यूल 98% प्लांट सेल का एरिया को कवर कर लेता है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट ऑफ प्लांट सेल। सो नेक्स्ट इज एनिमल सेल। इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इनके पास बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, ये सभी यही प्रेजेंट होता है। और इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है, व्हाट इज क्रोमोसोम्स? सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इसका ढेर सारा ग्रुप रहता है, उसी को कह देते हैं सेंट्रोसोम। और यहाँ पे प्लांट सेल का फिर से यहाँ पे एनिमल सेल्स का, यहाँ एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, ये ग्रुप है सेंट्रोसोम का। अदर माइनर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनके पास बड़ा साइज का वैक्यूल होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सो ये 98% एरिया कवर कर लेता है। और एनिमल सेल्स में या तो होते ही नहीं हैं, और होते हैं तो एकदम स्मॉल अमाउंट में होते हैं। गोल्गी apparatus इन प्लांट आर कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, डिक्टियोसोम्स। गोल्गी apparatus को हम लोग नॉर्मली एनिमल सेल्स में गोल्गी apparatus या फिर गोल्गी बॉडीज ही बोल देते हैं, बट एनिमल सेल में ये इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसका हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट बट रेयर, फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स उतना प्रेजेंट होते हैं बट रेयरली प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट बायोमेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ढेर सारा नाम है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन। कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। इट इज़ मेड अप ऑफ 40% ऑफ लिपिड, 58 to 59% ऑफ प्रोटीन्स, 1 to 2% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें तीन स्ट्रक्चर्स होता है, फर्स्ट है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड होता है 40%, प्रोटीन्स होता है 58 to 59%, और कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 2%। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये मॉडल सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एक नाम है, तो आप ये लोग सिंगिंग वाला सिंगर मत समझिएगा, सिंगर एक नाम है। सिंगर एंड निकोलसन ये दो साइंटिस्ट मिलके दिए थे। इन्होंने बताया था कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन में, और उसी फ्लूइड में प्रोटीन्स, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। दे प्रपोज दैट प्रोटीन लाइज एज एन आइस बैग इन ओशियंस ऑफ फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, लिपिड का बात किया, लिपिड को ही फॉस्फोलिपिड कहा गया है। और आइस बैग मीन्स ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी को कहते हैं आइस बैग। और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट है, और जो येलो में है वो सब प्रोटीन है, और ये बीच बीच में जो स्ट्रक्चर है बड़ा सा, ये प्रोटीन्स है। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड्स का समुंदर है, उसमें प्रोटीन्स तैर रहे हैं, और उसी के ऊपर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ बात नहीं हुआ है, पर मैं आपको बता दिया। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें। लिपिड्स हेड टेल, यहाँ पे ये लिपिड्स का हेड है और ये टेल है, ये हेड, ये टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसा ही स्ट्रक्चर्स होता है पूरे सेल मेम्ब्रेन का, और इसी को कहते हैं बाई लेयर। और इस हेड और टेल को मिला दें
तो वो जाता है फॉस्फोलिपिड, और लिपिड के हेड को कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड टेल को हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर लविंग होता है, इट मीन्स इसको वाटर से अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है। और हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और ये टेल होता है हाइड्रोफोबिक, और ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, हाइड्रोफोबिक इट मीन्स फोबिया, फोबिया डरने का बीमारी, और इसको पानी से डर लगता है। सो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये इन्होंने बताया था कि ऐसे लिपिड्स का बाइलेयर ग्रुप है और बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और सो इसका दो टाइप है, पहला टाइप है इंट्रिनिसिक एंड दूसरा टाइप है एक्सट्रिनिसिक। एक्सट्रिनिसिक उसको कहते हैं जो भी प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अपर में एकदम प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं एक्सट्रिनिसिक। बट दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंट्रिनिसिक। और ये कार्बोहाइड्रेट है, येलो में ये कार्बोहाइड्रेट है। सो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है? सो फर्स्ट, सेल टू सेल इंटरेक्शन और रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कोई भी सेल्स से सेल्स में इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है और रिकॉग्नाइजेशन करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव बैरियर्स इट मीन्स अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर ऐसे हार्मफुल सेल्स आने लगे हमारे बॉडीज के सेल्स के पास, तो ये बैरियर्स के लाइक हेल्प करता है, ये उनको अंदर नहीं आने देता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आप लोग नहीं समझोगे, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स आप कोई भी मॉलिक्यूल्स को ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स को ये अंदर नहीं जाने देता, ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जाने देता है जिसका ज़रूरत होता है। जैसे कि सेल में पानी का कमी है तो ये सिर्फ पानी को अंदर जाने देगा, ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड सेल। सॉल्यूशंस क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशंस दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, वाटर और सॉल्यूट मिक्स होता है तब सॉल्यूशन बनता है। और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। इसका मतलब क्या है? सो सबसे पहले हाइपोटोनिक मीन्स जब भी सेल के अंदर पानी कम रहता है और सेल के बाहर पानी ज़्यादा रहता है, तो सेल सारा का सारा पानी बाहर से अंदर ले आता है। और तब वो जब बाहर भी पानी कम हो जाता है और अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, तब उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और उस टाइम पे सेल फूल जाता है क्योंकि सेल ने बाहर का पानी अपने अंदर ले लिया। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, सेल के अंदर पानी उतना रहता है और गैस भी सेम रहता है और बाहर भी पानी सेम रहता है। बट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर पानी ज़्यादा रहता है पर बाहर पानी कम रहता है, तो सेल अंदर से बाहर पानी भेज देता है, इसलिए वो पचक जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। पचकना को इंग्लिश में कहते हैं श्रिंक, और फूलना को कहते हैं स्वेल। और आइसोटोनिक में नो नेट मूवमेंट होता है, इसमें सेम साइज रहता है, साइज चेंज नहीं होता है। बट हाइपोटोनिक में साइज फूल जाता है और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है। इसका आपको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें दो दो ओ आता है हाइपोटोनिक में, और दो दो ओ आता है मीन्स ये कोलू मोलू है, फूला है। और फूला को इंग्लिश में कह देते हैं स्वेल। बट हाइपरटोनिक में आर आता है, यहाँ पे आर, और श्रिंक में भी आर आता है, तो ये श्रिंक हो जाता है यानी पतला हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर से पानी बाहर डाल देता है ऑस्मोसिस के हेल्प से। ऑस्मोसिस हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये भी ऑस्मोसिस के जरिए ही होता है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वापस से रिपीट करूँगा। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैंने अभी यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं लिख पाया ज़्यादा कुछ। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्टिव आप तुरंत याद कर सकते हो, बल्क भी आप तुरंत याद कर सकते हो। सो एक्टिव एंड बल्क हम लोग कवर करेंगे, बट पैसिव नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पैसिव में ही आता है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न का भी दो टाइप होता है, सिंपल डिफ्यूज़न एंड फैक्युलेटेड डिफ्यूज़न, वो सब हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी यूज होता है। एटीपी मीन्स क्या है? एटीपी अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप एटीपी की जगह पे याद रखिए एनर्जी यूज़ होता है।
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है। सो एनर्जी एटीपी के जरिए बनता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एटीपी का यूज़ होता है। मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई, इट मीन्स अगर बाहर पानी कम है और अंदर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आ जाएगा। मीन्स बाहर पानी कम था और अंदर सेल के अंदर पानी ज़्यादा था और सेल के बाहर पानी कम था। तो अगर ऐसा हुआ कि पानी अंदर आ गया तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये ज़्यादातर आयोन्स में होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। सो फर्स्ट बल्क ट्रांसपोर्ट या तो एक्टिव हो सकता है या तो पैसिव, कुछ भी हो सकता है। ये मीन्स अंदर से बाहर भी पानी जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है, और लो टू हाई भी हो सकता है और हाई टू लो भी हो सकता है। बल्क मीन्स होता है बिग अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी। सो बल्क ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें लार्ज क्वांटिटी में वाटर बाहर से अंदर आ जाता है, तब भी हाइपोटोनिक्स होता है। लार्ज क्वांटिटी में अंदर आ जाता है तो सेल फूल जाता है। तो अगर सेल को किसी भी चीज़ को अंदर लाना है, इंडो मीन्स होता है इन, साइटोटिस मीन्स होता है सेल, और यहाँ पे एक्सो मीन्स होता है आउट, साइटोटिस मीन्स होता है सेल। सो एक्सोसाइटोटिस मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोटीन्स, वाटर या फिर ऑक्सीजन, कोई भी स्ट्रक्चर को या फिर सब्सटेंस को अगर सेल से बाहर जाना है तो जिस प्रोसेस से वो बाहर जाएगा उसी को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, बट जिस प्रोसेस से वो अंदर आएगा उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फुल्ली। वी विल कवर पैसिव ट्रांसपोर्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।